नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग की भूमिका बढ़ाने और इसरो की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम के काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन करेंगी। केंद्र ने 3 नगर समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए उल्लंघन के लिए ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। आईएमएफ प्रमुख ने कहा 2023 में वैश्विक आर्थिक विकास में भारत और चीन 50% योगदान देंगे। और बैडमिंटन में प्रियांशु राजावत ने जापान के शीर्ष वरीयता प्राप्त केंटा निशिमुता को हराकर ऑरलियंस मास्टर्स 2023 में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को बड़ी भागीदारी देना है। ये नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और निजी क्षेत्र के संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोले जाने की शुरुआत के 3 वर्षों के भीतर इसरो में स्टार्टअप की संख्या 150 तक पहुंच गई है। विश्व भर में केवल 2 ऑब्जर्वेटरी जिस प्रकार थी यूनाइटेड स्टेट्स में थी। यूएसए ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी उसकी स्थापना भारत में की जाएगी और ये 2600 करोड़ रुपए की लागत से दिस लेजर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप। इसके लिए स्थान का चयन किया गया है महाराष्ट्र में हिंगोली स्थान पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि भारत के कच्चे तेल के आयात में प्राकृतिक गैस की कीमतों का योगदान प्रत्येक महीने औसतन 10% है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से कीमतों को स्थिर बनाया जा सकेगा और प्रतिकूल बाजार स्थिति से उत्पादकों की पर्याप्त सुरक्षा हो सकेगी। किसानों को, घरेलू उत्पादकों को, इंडस्ट्री को, व्हीकल जो सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल भी करते हैं, अगर आप दाम देखेंगे इस पे तो ये टेंटेटिव चार्ट एक दिखाता है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है एपीएम प्राइसेस में कमी होने का सीएनजी और पीएनजी के। सीएनजी 92 रुपए प्रति किलो है तो कम होकर 87 रुपए हो जाएगी और वैसे ही अगर पीएनजी 57 रुपए है तो कम होकर 52 रुपए हो जाएगी। 10% का सीधा ही आपको पीएनजी पर फर्क पड़ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम दौरे के दूसरे दिन आज काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन करेंगी। भारत में हाथी संरक्षण के 30 साल पूरे होने के मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जयंती समारोह में भी भाग लेंगी। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय और असम सरकार ने प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30 साल की सफलता के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया है। भारत में दुनिया की एशियाई हाथियों की आबादी का लगभग 60% पाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को हाथी, उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। 2 दिवसीय गज उत्सव सभी हाथी बहुल राज्यों, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। गज उत्सव के दौरान हाथी संरक्षण पर सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, काजीरंगा। सरकार ने 3 नागा गुटों के साथ संघर्ष विराम समझौते को और 1 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन नागा गुटों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगू शामिल हैं। सरकार ने इन गुटों के साथ पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष विराम समझौता किया हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत विकास कार्य समूह की 4 दिन की बैठक केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकोम में हो रही है। औपचारिक विकास कार्य समूह की बैठक आज शुरू होगी। विकास के लिए डेटा विषय पर कार्यक्रम का कल शुभारंभ करते हुए G20 सचिवालय में संयुक्त सचिव और डेटा कार्य समूह के सह अध्यक्ष श्री नागराज नायडू ने आंकड़ों पर विकास के दृष्टिकोण पर गौर करने और जनहित में इनका उपयोग करने पर बल दिया। भारत और विदेशों में 1,500 से अधिक युवाओं ने कल उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर में Y20 विमर्श में भाग लिया। G20 की भारत की अध्यक्षता में आयोजित ये विमर्श भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में 5 और 6 अप्रैल के दौरान आयोजित किया गया। इस दौरान निर्यात, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष अंशदान विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ऑक्सफैम इंडिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से जांच की सिफारिश की है। मंत्रालय के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया ने अन्य गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न संस्थाओं को विदेशी योगदान हस्तांतरित करना जारी रखा। ये कानून में संशोधन के बाद ऐसे हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ था। ऑक्सफैम इंडिया का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण, जिससे इसे विदेशी धन प्राप्त करने में सक्षम बनाया और मंत्रालय द्वारा 2021 में नवीनीकृत नहीं किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% से कम रहने का अनुमान है। मुद्रा कोष ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 में कुल वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में भारत और चीन का योगदान 50% होगा। सुश्री जॉर्जिया ने कहा कि धीमी आर्थिक वृद्धि दर कम आय वाले देशों के लिए अधिक कठिन साबित होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि गरीबी और भूख की स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है। अगले सप्ताह ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक होनी है, जिसमें नीति निर्माता वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष का विषय है सबके लिए स्वास्थ्य। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय मैदान में आज सुबह योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। इस समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के शेष 75 दिनों को मनाने के लिए किया गया है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है संस्कृत भाषा का महत्व। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 47वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो उद्गार जिसे उन्होंने संस्कृत भाषा की अहमियत को लेकर व्यक्त किया था। संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का महान स्रोत है। सनातन संस्कृति और धर्म के तमाम ग्रंथ इसी भाषा में रचे गए हैं। देवताओं का आह्वान भी इसी भाषा में होता है। और तो और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ ही जैन धर्म के भी कई अहम ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। सनातन संस्कृति में पूजा की कल्पना भी संस्कृत के बिना नहीं हो सकती। दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से हमारी संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का अपार भंडार है। 26 अगस्त 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संस्कृत के इसी भंडार को याद करते हुए कहा है, हम सभी भारतीय इस बात पर भी गर्व करते हैं कि वेद काल से वर्तमान तक संस्कृत भाषा ने भी ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है, चाहे वह विज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो या स्वास्थ्य हो, एस्ट्रोनॉमी हो
या आर्किटेक्चर हो, गणित हो या मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो, कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मनोज। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु रजावत कल फ्रांस में जापान के शीर्ष वरीयता प्राप्त केंटा निशिमोटा को हराकर ऑरलियंस मास्टर्स 2023 में पुरुष सिंगल्स प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रियांशु रजावत का सामना चीनी ताइपे के ची यू जेन से होगा, जिन्होंने कल दूसरे दौर के मुकाबले में भारत के मिथुन मंजुनाथ को 21-15, 21-19 से हराया। उधर आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 81 रन से हराकर आईपीएल 2023 का अपना पहला मैच जीत लिया है। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अब अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बाद तीसरे स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना आज जारी ताजा फीफा रैंकिंग में ब्राजील को पीछे छोड़कर 6 साल बाद फिर से नंबर 1 बन गया है। पनामा और कुराकाओ के खिलाफ जीत ने अर्जेंटीना को ब्राजील से आगे निकलने में मदद की। ब्राजील को मोरक्को के खिलाफ 1-2 की हार का भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो तीसरे स्थान पर खिसक गया। फ्रांस दूसरे स्थान पर आ गया है। इन तीनों के अलावा टॉप 10 में अन्य कोई बदलाव नहीं है। बेल्जियम चौथे, इंग्लैंड 5वें, हॉलैंड 6ठे, क्रोएशिया 7वें, इटली 8वें, पुर्तगाल 9वें और स्पेन 10वें स्थान पर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति को पहली खबर बनाते हुए अमर उजाला ने लिखा है, आपकी जेब पर नहीं बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रेपो रेट में लगातार 6 बढ़ोतरी के बाद विराम, जीडीपी अनुमान में मामूली बढ़ोतरी। राष्ट्रीय सहारा ने मंत्रिमंडल के इस फैसले को प्रमुखता से दिया है कि नए फॉर्मूले से तय होंगे सीएनजी और पीएनजी के दाम। पत्र को लगता है इससे कीमतों में 10% तक की कमी आएगी। सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगाने को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर देते हुए लिखा है, मीडिया संस्थानों को भी ऐसे गेम को बढ़ावा देने से परहेज करने की सलाह दी गई है। संसद के दोनों सदनों के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, बजट सत्र में हंगामा ज्यादा, लोकसभा में 41 तो राज्यसभा में 31 घंटे ही काम हुआ। पत्र को उम्मीद है कि मानसून सत्र नई बिल्डिंग में होगा। भारत का विश्व स्तरीय डिजिटल ढांचा दूसरों के लिए सबक, अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, आईएमएफ ने की तारीफ, कहा आधार ने लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचाकर रोकी सरकारी धन की बर्बादी। अमर उजाला की सुर्खी है, मार्च महीने में दूसरी बार सबसे गर्म हुई धरती। पत्र ने यूरोपीय संघ की निगरानी रिपोर्ट के इस दावे को दिया है कि दक्षिण और मध्य यूरोप में औसत से ज्यादा रहा तापमान। जनसत्ता ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गांधीनगर के इस अध्ययन को दिया है, उत्तर भारत में भूजल स्तर में आई सर्वाधिक कमी। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है कि पहली बार उत्तराखंड में आदि कैलाश तक वाहनों से जा सकेंगे श्रद्धालु। पत्र लिखता है, सीमा सड़क संगठन ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई 130 किलोमीटर लंबी सड़क। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग की भूमिका बढ़ाने और इसरो की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम के काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन करेंगी। केंद्र ने 3 नगर समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए उल्लंघन के लिए ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। आईएमएफ प्रमुख ने कहा 2023 में वैश्विक आर्थिक विकास में भारत और चीन 50% योगदान देंगे। और बैडमिंटन में प्रियांशु राजावत ने जापान के शीर्ष वरीयता प्राप्त केंटो निशिमोतो को हराकर ऑरलियंस मास्टर्स में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।